संदेश संचार में। यही मैंने जो आपको बताया फीडबैक, संदेश प्रक्रिया का जो फीडबैक होता है कि प्रतिक्रिया हमें क्या मिल रही है। तो कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। यह आवश्यक है कि संचारक या संदेश बिना किसी बाधा के प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। यह प्रक्रिया संदेश कहलाती है। संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा को शोर या नॉइस कहते हैं। यह बाधा मानसिक अस्पष्टता, अनिच्छा, गलत कूटवाचन, तकनीकी खराबी, आसपास के शोर या प्राप्तकर्ता की अक्षमता के कारण हो सकती है। तो ये शोर समझ आया, मतलब आपकी मानसिक अस्पष्टता, अनिच्छा, गलत कूटवाचन, कहीं तकनीकी खराबी, आसपास के शोर या प्राप्तकर्ता की अक्षमता, ये सारी जो बाधाएं हैं ये शोर नॉइस के अंतर्गत आती है। अब आपको बता रहे हैं कि संचार के कितने प्रकार हैं। तो संचार को 6 प्रकार बताया गया है। पहला है सांकेतिक संचार, दूसरा मौखिक संचार, चौथा अंतःवैयक्तिक संचार, पांचवा समूह संचार और छठवा जनसंचार। सबसे पहले हम समझते हैं सांकेतिक संचार को। सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। मतलब हम संकेतों का प्रयोग करते हैं इसमें। जैसे हमें किसी नदी के किनारे किसी को बुलाना है, वहां पर कुछ डिस्कस करना है, तो हम नदी का चित्र बनाएंगे, वहां पर एक आदमी का चित्र बनाएंगे और संदेश द्वारा वहां पर लिख देंगे कि यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर होगा कि वो हमारे संदेश को समझ रहा है। इसी तरह जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना मतलब क्या होगा, नमस्कार कर रहा है। पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल एवं हरी बत्ती का प्रयोग, इसमें मनुष्य अपने शारीरिक अंगों और अन्य उपकरण का प्रयोग करता है। ये सारे सांकेतिक संचार के अंतर्गत आते हैं। फिर है मौखिक संचार। मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। मतलब हम मुख का प्रयोग करके ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाते हैं वो मौखिक संदेश कहलाते हैं। अब इसमें आएगा, आपसे बातचीत करते हैं तो हमारे मुख का प्रयोग होता है। टेलीफोन के द्वारा भाषण देना, ये सारे हमारे मौखिक संचार के अंतर्गत आएंगे। फिर है अमौखिक संचार। मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं। जैसे लिखित संचार, सांकेतिक संचार, चित्र फिल्म संचार, ये जितने संचार हैं ये सारे अमौखिक संचार के अंतर्गत आएंगे। मौखिक संचार को छोड़कर बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना, ये सारे मौखिक संचार के अंतर्गत है। तो ये इसको छोड़कर बाकी जितने संचार माध्यम है सब अमौखिक संचार के अंतर्गत आएंगे। फिर है अंतःवैयक्तिक संचार। एक व्यक्ति के स्वयं अपने आप से बातचीत करना ही अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। मनुष्य अकेला होने पर भी अपने से बातचीत करता रहता है। वह भाषा या स्मृतियों, गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। ऐसा संचार व्यक्तिक होता है, जैसे डायरी लेखन, आत्मपरक व्यक्तिक कविताएं इत्यादि। ये सारे किसमें आएंगे, अंतःवैयक्तिक संचार में, जिसमें मनुष्य खुद से बातचीत करता है और किसी एक विषय पर भाषाबद्ध करता है संदेश को। तो ये हो जाता है अंतःवैयक्तिक संचार। जब दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत अंतरवैयक्तिक संचार कहलाता है। जैसे दो मित्र, पिता पुत्र, माँ बेटी या अन्य के मध्य बातचीत, साक्षात्कार इत्यादि। फिर आपको बता रहा है समूह संचार। जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं
बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। समूह संचार वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है कि समूहों में होने वाली बातचीत, समूहों में होने वाला निर्णय, ये सारे किसमें आएंगे? समूह संचार में। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचार विमर्श करते हैं, किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे आप एक कक्षा में पढ़ रहे हो तो आप समूह में बैठे हो तो ये हो जाता है समूह संचार। किसी संस्था की बैठक है, वो भी समूह संचार के अंतर्गत आएगा। भाषण या जुलूस, ये भी समूह में ही होता है। तो समूह संचार का उद्देश्य सामूहिक संदेश देना होता है। इसमें सबके लिए सामूहिक मुद्दों पर बात की जाती है। ये था आपका समूह संचार। अब हम आते हैं जन संचार माध्यम। लास्ट ऑप्शन है हमारा संचार के प्रकार में सबसे लास्ट जन संचार। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जन संचार कहते हैं। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद नहीं करके किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो वो हो जाता है जन संचार। जन संचार नई सभ्यता का शब्द है। इसमें संचार के नए तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र विकसित हुए हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में पढ़ाना जन संचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाना क्या हो जाएगा? जन संचार हो जाएगा। हम जैसे कक्षा में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो ये हम तक सीमित है। और जब इस चीज को यदि टेलीविजन या दूरदर्शन में दिखाया जाएगा तो ये सारे लोग देखेंगे, जन जन के लोग इसको देखेंगे, तब उस दशा में ये जन संचार माध्यम का रूप हो जाएगा। जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट इत्यादि, ये सारे जन संचार के माध्यम हो जाते हैं। फिर आपको बता रहा है जन संचार की विशेषता। ये है आपकी जनसंचार की विशेषता। तो जनसंचार तकनीकी माध्यमों के कारण सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला है सार्वजनिकता। सार्वजनिकता में बता रहे हैं आपको कि जनसंचार की प्रकृति जो रहती है वो सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता है। जो संदेश दे रहा है, जो संदेश प्राप्त कर रहा है, उनके मध्य में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता है। अर्थात एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। तो इसमें जो कार्यक्रम होता है वह एक ही समय में सारे देश विदेश नगर सभी में दिखाए जाते हैं। ये जिस तरह से लिया जाता है, इसे इन कार्यक्रमों को हम सार्वजनिक रूप दे सकते हैं। ये सार्वजनिक महत्व के कारण होता है। जैसे दूसरा अत्यधिक व्यापकता, ये था सार्वजनिकता। अब है अत्यधिक व्यापकता। तो जनसंचार के व्यापकता का कारण है कि जनसंचार माध्यमों की व्यापकता की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। जैसे एक क्रिकेट का खेल होता है, उसे देश विदेश सभी जगह देखा जाता है। राजनीतिक या सामाजिक अवसर भी हो सकते हैं। इनका दर्शन करोड़ों लोग जब एक साथ करते हैं
तो ये अत्यधिक व्यापक रूप लेता है और यही होता है अत्यधिक व्यापकता। फिर बता रहा है आपको औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। ये जो औपचारिक संगठन है इसे कोई भी एक व्यक्ति नहीं चला सकता है। इसके लिए अत्यधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जो तो जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशन समूहों द्वारा चलाए जाते हैं। हिंदुस्तान समूह, जागरण समूह, ऐसे ही प्रकाशन समूह है। फिर बता रहा है आपको द्वारपालों का नियंत्रण। किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं। ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण तथा नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के जो संपादक होते हैं, जो समाचार संपादक होते हैं, जो उप संपादक होते हैं आदि तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी। ये द्वारपाल 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं। पहला है सार्वजनिक हित, दूसरा है पत्रकारिता के सिद्धांत और तीसरा है आचार संहिता। यह हो गया चौथा कारण जनसंचार का विशेषताओं का। और 5वां लास्ट कारण है प्रतिक्रिया। वही जो मैंने इससे पहले भी बताया कि हर चीज में इसमें फीडबैक लिया जाता है। तो इसमें प्रतिक्रिया बता रहा है, फीडबैक का अभाव बता रहा है। तो फीडबैक में जाते हैं जनसंचार के जो माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती है, इसमें समय लगता है। प्रायः विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से ही इसके लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। तो ये था आपका जनसंचार की विशेषताएं। 5 विशेषताएं बताया आपको। सार्वजनिकता, अत्यधिक व्यापकता, औपचारिक संगठन, द्वारपालों का नियंत्रण और प्रतिक्रिया। ये कंप्लीट हो गया आपका। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर चुके हो? यस मैम। तो आप लोग इसे नोट डाउन करोगे और आगे हम कल पढ़ेंगे जनसंचार के प्रमुख कार्य और आधुनिक जनसंचार माध्यम को समझेंगे। आज जिन बच्चों ने इसे नोट डाउन नहीं किया है वो इसे कंप्लीट करेंगे कॉपी में। और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है पूरा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यस मैम, हो गया है। तो यह ग्रामर को हम कंप्लीट करने के बाद फिर रिवीजन में आएंगे तो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, ग्रामर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप लोग, मैं चाहूंगी कि सभी लोग क्लास में आओ और इस ग्रामर को समझ लो। ओके, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में हम जनसंचार के प्रमुख कार्य को समझेंगे और जनसंचार माध्यम को हम समझेंगे कि किस किस तरह से जनसंचार माध्यम होता है। तो यहीं पर हम क्लास को एंड कर रहे हैं।